नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत वियतनाम के बीच रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और वियतनाम की उपराष्ट्रपति का द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर। राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज थमेगा प्रचार। 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए 12 मई को मतदान। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह और मेनका गांधी की किस्मत का होगा फैसला। मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, जगदम्बिका पाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज। छठे चरण के लिए प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा के रोहतक में जनसभा। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को दिया 15 अगस्त तक का समय। 3 सदस्यीय पैनल ने शीर्ष अदालत से मध्यस्थता के लिए की थी ज्यादा समय की मांग। संविधान पीठ ने कहा, अगर मध्यस्थ नतीजों को लेकर आशावादी तो समय बढ़ाने में हर्ज नहीं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार युद्ध तेज। अमेरिका का चीन के $200 बिलियन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला लागू। व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी। वियतनाम यात्रा के दूसरे दिन हनोई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति डांग थी नकोथिन से मुलाकात की और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में सुधार समेत आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वियतनाम दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी नगोक थिंग से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वियतनाम की उपराष्ट्रपति से मुलाकात को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। The exchange of high-level visits from both the sides is a clear indication of the commitment of the two countries to further strengthen our comprehensive strategic partnership. India and Vietnam today have a strong bilateral relationship based on mutual trust, understanding, convergence of views on regional and international issues. Buddhism has been a strong bond uniting our two people and nations. Indians came to the shores of this beautiful country 2 millennia ago with the message of Lord Buddha of peace and compassion. दोनों देश रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और नवाचार आधारित क्षेत्रों के शांतिपूर्ण उपयोग में द्विपक्षीय सहयोग को और बेहतर और मजबूत बनाने पर सहमत हुए। We covered a wide range of bilateral, multilateral cooperation. We have agreed to strengthen further our bilateral cooperation in defense, security, peaceful use of atomic energy and outer space, science and technology, oil and gas, renewable energy, infrastructure development, agriculture and innovation-based sectors. The bilateral defense and security cooperation is robust and we are committed to further strengthen it. India is providing extensive and sustained training support to Vietnam's armed forces and the implementation of the line of credit of $100 million for building high-speed patrol vessels for Vietnamese border guards is progressing satisfactorily. We also reviewed today implementation of the line of credit of $500 million for defense industry cooperation announced during the visit of Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi
in 2016. Our bilateral economic engagement during the last few years have immensely strengthened, and we discussed today means of facilitating our business and industry to harness the growing opportunities in our countries and in the region. Bilateral trade stood at nearly $14 billion last year, having nearly doubled from $7.8 billion 3 years ago. I am confident that we will achieve our bilateral trade target of $15 billion by 2020. चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया। भारत और वियतनाम ने खुले, पारदर्शी, समावेशी और नियमों पर आधारित आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने संबंधित देशों से दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर सहमति बनाने की अपील भी की। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने हनोई में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, हनोई। और हम संवाददाता राजकमल इस समय वियतनाम में ही मौजूद है, उनका रुख करेंगे। राजकमल, उपराष्ट्रपति ने अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति डांग थी नकोथिन से मुलाकात की और हमने अभी देखा कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इसके अलावा और कुछ क्या खास रहा आज? उपराष्ट्रपति के वियतनाम दौरे पर भारत और वियतनाम आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अन्य विषयों पर उनकी आपसी रिश्ता बेहतर करने के लिए और इस पे आगे बढ़ने के लिए एक समझौता हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति 12वीं यूनाइटेड नेशन वेसाक दिवस में भाग लेने के लिए वियतनाम के दौरे पर है। आज उन्होंने वियतनाम के युद्ध में जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है उनको उन्होंने ट्रिब्यूट्स किया है और उसके साथ ही आज वियतनाम के जो नेशनल असेंबली उसका भी दौरा किया उपराष्ट्रपति ने और उनके साथ भारत और वियतनाम के रिश्तों को और बेहतर और सुधार लाने की भी बात की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल वियतनाम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच मजबूत रिश्तों के आधार में भारतीयों की अहम भूमिका है और इस यात्रा का मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 4 दिन की वियतनाम यात्रा पर गुरुवार को राजधानी हनोई पहुंचे। एयरपोर्ट में उनका वियतनाम के राष्ट्रपति कार्यालय के वाइस चेयरमैन चू वॉन येम और भारत में वियतनाम के राजदूत फॉम सान चाउ ने स्वागत किया। इस मौके पर वियतनाम में भारत के राजदूत पी हरीश समेत कई लोग मौजूद थे। बाद में उपराष्ट्रपति भारत के राजदूत की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए और भारतीय समुदाय को संबोधित किया। वियतनाम की प्रगति में भारत की भागीदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हो ची मिन्ह और महात्मा गांधी से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ा है। The relationship between India and Vietnam is civilizational, historic, and our partnership has stood the test of time. More than 2,000 years ago, Indian monks and traders brought with them the message of peace and compassion of Lord Buddha to Vietnam. Our successive generations of leaders, starting from Sri Ho Chi Minh and Sri Mahatma Gandhi to the current leaders, have built upon this trust and goodwill between both the nations. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वियतनाम में भारतीय समुदाय की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने यहाँ कई उपलब्धियां और सम्मान हासिल किया है। भारतीयों, भारतीय व्यापार और उद्योग ने वियतनाम में आपसी समझ को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज में जगह बनाई है। India has been a steady and strong developmental partner of Vietnam. Over the years, Vietnam has been successful in making huge socio-economic advances. Indians and Indian businessmen and industry in Vietnam have been instrumental in promoting bilateral understanding and creating opportunities for the local economy and the society. शनिवार को उपराष्ट्रपति वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह की समाधि जाकर श्रद्धांजलि देंगे।
इसके बाद वो हनोई में भारतीय दूतावास में जयपुर फुट शिविर का उद्घाटन करेंगे। 12 मई को उपराष्ट्रपति वियतनाम के हा नाम प्रांत में ताम चुक पैगोडा में संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, हनोई। और अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस दौर के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इस दौर में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, जबकि हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटों और झारखंड की 4 सीटों पर भी इस दौर में मतदान होना है। इस चरण में 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाता 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगदंबिका पाल शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रघुवंश प्रताप सिंह, अजय माकन, कुमारी शैलजा की किस्मत भी दांव पर होगी। वहीं मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजेंद्र सिंह और कीर्ति आजाद भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सुल्तानपुर में मौजूद हैं। नवविक्रम, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें इस चरण में भी उत्तर प्रदेश की हैं, 14 सीटें, और पिछली बार देखें तो आजमगढ़ को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। इस बार बदले हुए कितने समीकरण हैं और आज प्रचार को लेकर और क्या सरगर्मियां दिख सकती हैं? कुछ ही घंटे बचे। देखिए, पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, हमने देखा उसके चलते ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये असर देखना होगा यहाँ पर पूर्वांचल में, खास तौर पर किस तरीके का यहाँ पर इसका असर होता है। सबसे ज़्यादा जो बीजेपी का फोकस है वो पूर्वांचल पर ही था, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी ने गठबंधन की कार्ड तैयार की थी। उसने अपना दल से और सुहेलदेव समाज पार्टी समेत जो यहाँ के जातीय समीकरण हैं उसे साधने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर निषाद हो या फिर कुर्मी हो, ये वोटर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अपना दल की तरफ कुर्मी वोटरों का जो झुकाव रहता है, वहीं जो निषाद पार्टी है उसे अपने में समाहित किया और साथ ही उनके नेताओं को अपने बीजेपी में शामिल किया। बीजेपी की तरफ से यहाँ के जो सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो सियासी समीकरण है वो साधने की कोशिश की गई है। वहीं जो गठबंधन है, गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती नज़र आती है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने आप को एक दूसरे का वोट ट्रांसफ़र करवा पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार यहाँ कई सीटों पर बीजेपी दोनों के वोट शेयर से ज्यादा रही थी। ऐसे में अगर दोनों का वोट ट्रांसफर नहीं होता है एक दूसरे को, तो गठबंधन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम, इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियों के दिग्गज धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में भारत ने जो कुछ हासिल किया वो आपके एक वोट ने किया है। हरियाणा की रोहतक सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा से है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 12 मई को छठे दौर में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। हरियाणा की धरती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैंने कहा था कि आपने जो मुझे सिखाया है उसका राष्ट्र की रीति नीति में मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपकी शिक्षा का पूरा मान सम्मान रखा है। भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। 2014 में
भारत आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया में 11वें नंबर पर था, आज 6ठे नंबर पर पहुंच गया है और 5 नंबर के दरवाजे पर दस्तक लगा रहा है। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत हो या फिर आपके हाथ में मोबाइल फोन, आज ये सब कुछ भारत में ही बन रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1984 के सिख दंगों को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादित बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष अपने गुरु को बाहर करेंगे जो 1984 में हुए भारत के सबसे बड़े देशभक्त समुदाय के साथ हुए नरसंहार के बारे में ऐसी बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सैम पित्रोदा का हुआ तो हुआ वाली प्रतिक्रिया 1984 में हुए सिखों के नरसंहार के प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से पछतावे की कमी को दर्शाती है और ये शर्मनाक बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रैली को संबोधित किया। वित्त मंत्रियों से पूछा कि देखिए, अगर गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार कुछ पैसे दे सकती है तो कितने पैसे दे सकती है, अर्थव्यवस्था में कितने पैसे हैं उसके लिए। तो वित्त मंत्रियों ने जब जांच की तो उन्होंने एक ऐसी योजना निकाली जिसका नाम है न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना सरकार देगी और ये 72,000 रुपए मेरी बहनों आपके खातों में दिए जाएंगे। इसके पीछे सोच यही है कि आप कम से कम गरीबी की दलदल में से निकलने की उम्मीद तो रखें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने का मन बना चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए अहम कदम उठाए। इस बार बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी की ओर से हिसार से मैदान में उतारा गया है। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बात की। तीनों जो बड़े परिवार हैं राजनीतिक, वो उनके वारिस जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप इतना आसान क्यों समझ रहे हैं इस सीट को? काफी जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है। देखिए, एक्सपर्ट तो इसलिए टफ मानते हैं कि एक तो भजन लाल का ग्रैंडसन, एक देवीलाल का ग्रेट ग्रैंडसन, तो नाम के पीछे कोई टफ या इजी नहीं होता काम। ये तो वोटर ने फैसला करना है और वोटर मन बन, यानी एक तो होना कि हम इस प्रोसेस में हो कि कौन हमारे साथ जुड़ता है, कौन उधर जुड़ता है। वोटर अपने आप तय कर चुका है कि किसको वोट देना है। 5 साल में जो चीजें घटना जो घटी हैं और जिसमें 2-3 चीजें उभर के आई। एक तो आपने देखा कि लोगों ने महसूस किया कि देश बदल रहा है और देश बदलने का मतलब यह है कि जो चीजें हुई हैं वो बड़ी स्पीड से हुई है। किसानों के समस्याओं का सुलझाने में दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकारें क्या 5 साल में कामयाब रही हैं? नई चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच है कि उन्होंने खेती और किसान, ठीक है खेती के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन जो इसको कर रहा है उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। पहली बार किसान को जो खेती करता है उसकी अपनी एक नई आइडेंटिटी हमने स्वीकार की है और उसके लिए हमारी ये पहल है कि हमने 5 एकड़ से कम के किसान को 6,000 रुपया साल देने का। हिसार से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैंने जो 5 साल में काम किए, मैं उनके नाम पर वोट मांग रहा हूं। दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने। सांसद का क्या फायदा होता है वो आपको दिखता है जमीन पर? बिल्कुल मिल रहा है। आज 450 के आसपास गांव है, कोई एक ऐसा गांव नहीं जिसके अंदर कोई विरोध हो। लोगों का प्यार मिलता है। लोगों को पता है कि ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियलाइजेशन की जब तलवार लटकी थी तो उनकी लड़ाई मैं लड़ के आया। आज पानी के टैंकर हो, हिसार में वाईफाई लगवाने की बात हो, वॉशिंग यार्ड लाकर हिसार को ट्रेन कनेक्टिविटी से जुड़वाने की बात हो, लोग आज अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको निरंतर 5 साल एक पार्लियामेंट में आवाज मिली।
और आज मुझे लगता है कि ये एहसास करा दिया हमने कि पार्लियामेंट के अंदर लोग काम करने जाते हैं, आराम करने नहीं, और वही एक जिम्मेवारी एक सांसद की होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव है, ये नई पार्टी बनाने के बाद, तो कंफ्यूजन जो स्थिति है लोगों में कि आईएनएलडी भी आप की पार्टी थी जिससे आप लोग निकल गए, वो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? देखो, आज लोगों ने मन बना लिया है, पंडाल जरूर उनके पास नहीं है, वो मंच रख के बैठ गए, हम पंडाल लेकर आ गए, और आज जन भावनाएं तो पंडाल में होती है। चौधरी देवीलाल तो नेता बनाने की फैक्ट्री थे, और मुझे लगता है कि वही चीज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बेहद खास मानी जाती है। यहाँ कांग्रेस की श्रुति चौधरी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वाति यादव के बीच मुकाबला है। दोनों ही उम्मीदवार कई मुद्दे लेकर मतदाताओं के बीच जा रही हैं। लोग जानते हैं कि आज कितना किसान दुखी है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। चाहे आप कितने आंकड़े दिखा दीजिए, कुछ ही बोल लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, पूरी जो आर्थिक व्यवस्था पूरी देश की सब आज के दिन कितनी खराब हो चुकी है। आप निकलेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे कि इतनी सारी नहरें बनी हुई हैं, पर उन नहरों में पानी नहीं है। अगर आप घर घर में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि लोगों के पास सही तरीके से पीने का पानी नहीं है, इरिगेशन का पानी नहीं है। तो आपको मैं ये बात बताती हूँ, देखिए हम टैंकर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। हम बहुत सारे जरिए हैं सर, जिसके मुताबिक आप लोगों की मदद कर सकते हैं। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर भी 12 मई को मतदान होना है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल मैदान में है, और इनसे बात की हमारी संवाददाता लीना शर्मा ने। चांदनी चौक से लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या क्या मेन मकसद आपका रहेगा, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? सर, मुझे डेवलपमेंट के काम बहुत पसंद है और मैं हमेशा उन पे जोर देता हूँ। मैं चांदनी चौक में पहले रहा जब भी मेरा उन्हीं पे जोर था, और अब जमुना पार रहा जब भी मेरा विकास पे, और यहाँ पे भी बहुत सारे काम करने के हैं, बहुत सारे, एक नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस भी पूर्ण राज्य बनाने में असफल रही थी कि और हम इस बार सफल होंगे, तो इस पर क्या कहना? कैसे देंगे वो? मैं ये कहता हूँ चैलेंज करें कि वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं कि 7 मेंबर पार्लियामेंट से वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, या तो वो सियासत से इस्तीफा दे दें, उसके बाद अगर वो प्रूव ना कर पाए, या मैं प्रूव कर दूंगा ये झूठ बोल रहे हैं, मस्करापना कर रहे हैं, तो मैं वो इस्तीफा दे दें। कांग्रेस सीटें जीत जाती है तो क्या क्या मुद्दे आप उठाएंगे पार्लियामेंट? सर, कांग्रेस का बुनियादी एक नारा रहा है रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। हम उसी पे काम करते हैं। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी के दिल को छूते हैं और जो परेशानियों से गुजरते हैं उसको दूर करते हैं। शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कुछ और खबरें। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद प्रकरण पर मध्यस्थता समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय को सौंप दी है। अदालत ने अयोध्या मामले के हल के लिए गठित मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक का समय दे दिया है। अदालत में पैनल ने मध्यस्थता के लिए ज्यादा समय की मांग की थी। कोर्ट ने पैनल की मांग स्वीकार कर ली और उन्हें करीब 3 महीने का वक्त दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वो मध्यस्थता पैनल को लेकर आशावादी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने सीलबंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। शीर्ष अदालत ने 8 मार्च के अपने फैसले में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के निपटारे के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए थे। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस FM कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को 15 अगस्त तक का टाइम दिया है मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिएशन कमेटी की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट सामने पेश की गई है उसमें क्या बातें उभर के आई वो पार्टीज को नहीं बता सकते हैं, पर जब मीडिएशन कमेटी पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है कि मीडिएशन प्रोसेस हो सकता है तो वो मीडिएशन प्रोसेस नहीं रोकेंगे और 15 अगस्त तक का टाइम दिया मीडिएशन कमेटी को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से फूलों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई और फिर सुबह करीब 4:15 पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए। साथ ही उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। आज भगवान बद्रीनाथ के निर्वाण दर्शन होते हैं।
वहीं अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिवसीय वार्ता कल शुरू हुई, जो आज भी जारी रहेगी। इसमें ट्रेड वॉर खत्म करने को लेकर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ ट्रेड डील अब भी मुमकिन है। इस बीच अमेरिका ने चीन के $200 बिलियन के उत्पादों पर आज से शुल्क बढ़ा दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।